या सबसे पहले लोकलाइज्ड हो गया। अब आते हैं डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना। अच्छा, तो डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना इसमें क्या होगा, हमारे जो फुल जो ये पिना है, मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन होगा, इसके थ्रू जो है ना फुल पिना में और एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल में फुल जो है ना डिफ्यूजली इन्फेक्शन जो है ना स्प्रेड हो जाएगा। इसमें दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक क्रोनिक। अच्छा, पहले डिस्कस करते हैं कि हो रहा कैसे है। या जो है ना ट्रॉमा के थ्रू नीडल्स या स्क्रैचेस मारी या कीज़, मतलब बड़े लोगों की आदत होती है वो जो है ना इधर मतलब स्क्रैचेस मारते रहते हैं, तो उसकी वजह से इंजरी हुई है, क्रैक हो गया, उसकी वजह से स्टेफ ऑरियस जाके इन्फेक्ट कर सकता है। या अगर स्विमर्स हैं तो स्विमर के थ्रू बैक्टीरिया इन्वेट कर दिए, या जो है ना क्लोरिनेटेड वाटर होता है तो वो भी इन्फ्लेमेशन करवाता है। और उसके अलावा जो है ना इसके अलावा ये कि अगर एक पेशेंट है जो कि हाईली स्वेटी एरियाज़ में रहता है, तो उसको स्वेट्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसकी वजह से अब ख़ुद देखें स्वेट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पे पीएच चेंज हो जाएगा। तो पीएच चेंज हो गया तो बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकेगा, तो बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा तो वही डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है ना दो किस्म के होंगे, एक एक्यूट होगा और एक क्रोनिक होगा। एक्यूट की डिफरेंट ट्रीटमेंट है और क्रोनिक की अलग ट्रीटमेंट है, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, अब ये बात भी याद रखें, आप जब भी जो है ना इस जगह के रिलेटेड जब भी डिजीज़ होगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ये मतलब बस चले एक्सटर्नल ईयर की बात कर ले, जब एक्सटर्नल ईयर में जब भी जो है ना डिजीज़ होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर टॉयलेट करेंगे। एयर टॉयलेट क्या होता है, उसमें मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम जो है ना क्लीन कर रहे हैं जितना भी जो है ना अंदर डर्बिस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जो है ना एयर टॉयलेट करेंगे। एयर टॉयलेट में हम बाय इरिगेशन मेथड सब कुछ जो है ना रिमूव कर देंगे, क्योंकि जितना भी अंदर डर्बिस है या एयरवैक्स है या जितना भी मतलब मटेरियल है उसकी सफाई एक किस्म की करेंगे। तो एक्यूट में सबसे पहले क्या करेंगे, एयर टॉयलेट करेंगे, सब कुछ क्लीन आउट कर दिया, फिर क्या करेंगे, एक मेडिकेटेड विक्स लगाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हम पहले जो है कॉटन का एक पीस ले लेंगे, उसमें जो है एंटीबायोटिक एंटीस्टेरॉइड लगा कर जो है ना अंदर रख देंगे और पेशेंट को जो है ना गाइड करेंगे कि करता रहे जब तक जो है ना ये कोर्स ट्रीट ना हो। और साथ जो है ना सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी देंगे और एनाल्जेसिक देंगे फॉर इन्फेक्शन एंड द पेन रिस्पेक्टिवली। तो ये तो हो गया एक्यूट की ट्रीटमेंट। अब अगर क्रोनिक है तो क्रोनिक भी ऑफकोर्स क्रोनिक है तो वहाँ पर जो है ना वो होगा एडिमा बहुत ज़्यादा होगा। तो जब भी एडिमा हुआ है, स्वेल हुआ है इंसेनली, तो फिर जो है ना हम डायरेक्ट जो है ना एयर टॉयलेट नहीं कर सकते। वही जो है ना 10% इथामल ग्लिसरीन दे दिया, ग्लिसरीन क्या कर रहा है, हाइग्रोस्कोपिक एक्शन है, एडिमा को ख़त्म कर दिया, एडिमा ख़त्म कर दिया तो वहीं पर एयर टॉयलेट कर देंगे, साथ फिर वही मेडिकेटेड विक्स और सिमिलर ट्रीटमेंट हम वो स्टार्ट कर देंगे। तो यही वही वाली चीज़ हो गई है। ओके, तो अब आखिरी कौन सा रह गया, आखिरी रह गया है ओटाइटिस एक्सटर्ना, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या होगा, ये मतलब बस मतलब सिमिलर है वही जो है ना, मतलब मैलिग्नेंट क्यों कहा है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा फास्टली स्प्रेड हो रहा है। ये मतलब जाके बेस ऑफ द स्कल में जाके जो है ना हमारी जो है ना सराउंडिंग एरिया सब हर जगह मतलब स्प्रेड हो सकता है, तो इसलिए जो है ना इसको मैलिग्नेंट कहा गया। लेकिन ये मैलिग्नेंसी नहीं है, ये भी जो है ना बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। आपने जो है ना सुडोमोनास एरिजिनोसा का नाम सुना होगा ना, उसकी वजह से जो है ना PSU है। अच्छा, सुडोमोनास एरिजिनोसा की वजह से जो है ना ये इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन किस पेशेंट में हो रहा है, जो कि जो है ना डायबिटिक हो या ओल्ड पेशेंट हो या फिर जो है ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो। तो इस पेशेंट में जो है ना जब भी ये सिनेरियो में ये पेशेंट लिखा हुआ है और साथ में उसका जो है ना ईयर इन्फेक्शन हुआ है और अंदर जो है ना ग्रेनुलेशन टिश्यू आ गए हैं, जब भी सिनेरियो में आया तब डायरेक्ट जो है ना आपने मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना को टिक करना है। ठीक है, अब इसमें ऑफ कोर्स पेशेंट में वही जो है ना हम जो है ना एंटी सूडोमोनास एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे कि टोब्रोमाइसिन है, टिकारसिलिन है और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, उसके थ्रू जो है ना वो ट्रीट हो जाएगा। और उसके अलावा जो है ना हम CT स्कैन भी करेंगे ताकि हम देख सकें कि मैंने क्या कहा था कि ये क्या एक्सटेंसिव है। CT स्कैन ये क्या एक्सटेंसिव है तो फुल बेस ऑफ द स्कल में भी जा रहा है और सराउंडिंग एरियाज़ में भी जाकर जो है ना स्प्रेड हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है। अच्छा, तो अब आखिरी यहाँ कर लेते हैं ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस क्या है, तो फंगल इन्फेक्शन है ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। इसमें क्या होंगे, 3 किस्म के बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं। एक है मतलब एस्परजिलिस ही है, एस्परजिलिस नाइगर है, एस्परजिलिस फ्यूमिगेटस है एंड कैंडिडा एल्बिकान्स है।
ठीक है। एज पर जेलिस नाइगर है तो यहाँ पे जो है ना ब्लैक कॉलोनीज़ होंगी, कलर मतलब नाम में ही लिखा हुआ है। फ्यूमिगेटस है तो ब्लू और ग्रीन है, और अगर कैंडिडा अल्बिकान्स है तो फिर वाइट कॉलोनीज़ होंगी। यहाँ पर ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है, यहाँ जो है ना मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, या जो है ना एक्सेसिवली एंटीबायोटिक पेशेंट है, तो वो भी जो है ना उसके थ्रू इम्यून सिस्टम उसका ड्रॉप हुआ, मतलब इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से फंगस वो इन्वेट कर जाता है, तो डिजीज़ कॉज कर लिया था। अब इसकी ट्रीटमेंट भी वही एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन टाइप के एंटी फंगल हम देंगे, जिसके थ्रू वो मतलब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो अब जो है ना आगे बात करते हैं द मिसलेनियस कंडीशंस, वही हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स वाले। तो यहाँ पर फिर ये इसका चैप्टर पर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो मिसलेनियस डिजीज़ में सबसे दो कॉमन है, एक है फॉरेन बॉडी स्टक हो गई एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में, और उसके अलावा एक है ईयर वैक्स। ओके, फॉरेन बॉडी क्या है? कोई भी बाहर से कोई पार्टिकल है, जो भी चीज़ है, या मतलब पेपर हो गया, सीड्स हो गए हैं, या फिर कोई क्यू टिप्स की टिप्स है, या कॉटन है, या टॉयज़ है, कुछ भी वो स्टक हो गए, तो हम जो है ना उसको रिमूव करेंगे ऑफ कोर्स। जो कि जो है ना इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पेपर हो गई है और सीड्स हो गए, वो जो है ना हम बाय क्रोकोडाइल फोर्स से पकड़ के खींच लेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब कुछ चीज़ें हैं, मतलब इसमें जो है ना, ये तो मैंने नॉन लिविंग बता दी है, इसमें लिविंग भी हो सकती है। लिविंग है तो ऑफ कोर्स उसको डायरेक्ट पकड़ नहीं सकते, उसको जो है ना क्लोरोफॉर्म इन वाटर का सोल्यूशन है, उसके थ्रू जो है ना उन लिविंग को किल कर देंगे, या ऑयल डाल देंगे, ऑयल के थ्रू उसको किल कर लेंगे, और फिर जो है ना क्रोकोडाइल फॉर्सेप के थ्रू रिमूव कर देंगे, या इरिगेशन के थ्रू रिमूव कर देंगे। इरिगेशन क्या होती है? हम जो है ना इस सिरिंज में वो कर लेते हैं, नॉर्मल सलाइन डाल देते हैं, और वो जो है ना कान में एक तरफ डालते हैं कि इस तरफ घूम के जो है ना सब कुछ जो है ना सब कुछ निकाल दें। ओके, तो अब ये मैंने कहा नॉर्मल सलाइन डालना है। नॉर्मल सलाइन अंदर इरिगेट करने के लिए जब देंगे, तो उसको में टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है। टेम्परेचर इसलिए ख्याल रखना है कि उसकी बॉडी के मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर या उसकी बॉडी वाला टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, उसकी वजह से निस्टिग्मस हो सकता है, वर्टाइगो भी जो है ना हो सकते हैं। ये याद रखें, COWS। C मतलब कोल्ड, O मतलब ऑपोजिट, W मतलब वार्म, और S मतलब सेम। तो निस्टिग्मस कोल्ड वाटर से ऑपोजिट साइड में जो है ना निस्टिग्मस हो रहा है, और वार्म से जो है ना सेम साइड में निस्टिग्मस हो रहा है। तो इसको ख्याल रखना है इस टेम्परेचर को। अच्छा, और इसके अलावा अगर फॉरेन बॉडी है जो यहाँ पे स्टक हुई है, फ़र्ज़ करें ये मेटल की बॉडी है, यहाँ पे स्टक हुई है, जो कि अब निकल नहीं पा रही है, और बच्चा है ये बंदा, ये पेशेंट आपका, सॉरी। तो इसमें अब क्या करेंगे हम, जो है ना इसमें माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू रिमूव करेंगे, और इसमें जनरल एनेस्थीसिया इस पेशेंट को खामखा देंगे, क्योंकि ये पेशेंट जो है ना ऑफ कोर्स मूव करेगा तो उसकी वजह से डैमेज हो सकती है ये वॉल। ठीक है, तो अच्छा, तो ये फॉरेन बॉडी हो गया। अच्छा, अब एयर वैक्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, एयर वैक्स बनता किसकी वजह से है, मैंने बताया, सारी डिटेल मैंने एनाटॉमी के पोर्शन में डिस्कस कर दी। अब एयर वैक्स एक्सेसिवली बन गया है, अब एक एयर वैक्स बन तो गया है यहाँ पर, तो वो एक बाहर की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ कैसे जाएगा? हमारे हम जो जॉ की मूवमेंट्स करते हैं खाने खाते वक्त, मेस्टिकेशन के टाइम, उस वक्त भी जो है ना इस तरह मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो है ना बाहर की तरफ थोड़ी सी मतलब इधर नज़दीक आ जाती है, हम जो है ना फिर साफ़ कर लेते हैं। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे मैंने कहा था कि हेयर फॉलिकल्स भी हैं, उसकी सिलिया उसको कहते हैं, उसके थ्रू जो है ना मूवमेंट के थ्रू आ सकते हैं। तो यहाँ जो है ना ये सिलिया बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब कि बिल्कुल इमूवेबल है, तो उसकी वजह से मूव नहीं हो सकता। या अगर जो है ना कान में पानी चला गया है और वैक्स ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वो स्वेलअप हो जाएगा, तो वो बिल्कुल इस तरह स्टक हो गया है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है, आवाज़ अंदर जा नहीं पा रही है, तो इस एयर कंडक्शन इज़ डिक्रीज्ड देन बोन कंडक्शन, तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस इस पेशेंट को हो सकता है। तो अब एयर वैक्स को अभी जो है ना फॉरेन बॉडी की तरह रिमूव करेंगे। क्या क्या रिमूवल के मैकेनिज़म्स हैं? या जो है ना हम डायरेक्ट सक्शन के थ्रू रिमूव करेंगे, या जो है ना बाय कॉटन के थ्रू डायरेक्ट जो है ना इस तरह हटा देंगे ड्राई मेथड के थ्रू, या जो है ना
इस तरह हुक टाइप होगा और हम ये वैक्स है उसके पीछे ले आए, उस तरफ इस तरफ पुल कर देंगे और फिर पीछे की तरफ निकाल देंगे। या जो है ना माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन में इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अब दो टाइप के हो सकते हैं, या जो है ना वो इस तरह प्रॉपर स्टक हुआ हुआ है, या जो है ना वैसे ही पड़ा हुआ है। जो वैसे ही पड़ा है वो तो हम इन मेथड्स के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। जब ऑफ कोर्स ये स्टक हुआ हुआ है तो अब इसमें क्या